वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 14 की एक्सरसाइज करेंगे। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि रिदम, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन क्या होता है। ठीक है, रीड द गिवन पोएम विद प्रॉपर रिदम, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। अब रिदम क्या है? रिदम इज़ द रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड्स। रिदम तरन्नुम को कहते हैं। रिदम इज़ द रेगुलर, रिदम मुनज़्ज़म तरीके से, मतलब रेगुलरली, बाकायदगी से आप एक पैटर्न को, एक तरतीब को बार बार रिपीट करते हो। ठीक है, पैटर्न ऑफ साउंड्स क्या है? रिदम में आप आवाज़, किसी जो भी आप एक साउंड है, आपकी आवाज़ है, जैसे आप क्लैपिंग करते हो। ठीक है, आपने क्लैपिंग कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे उसका एंड करना है, आप बार बार उसी तरीके से अपने हाथ को उसी तरह से उसी तरीके से इस्तेमाल करोगे अपने हाथों को, ताकि जो स्टार्ट में आपकी आवाज़ आई थी और एंड पे भी क्लैपिंग की वही आवाज़ रहे। ठीक है, बार बार आप उसी तरीके से क्लैपिंग करोगे। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा तो आप क्लैपिंग करते हो, मतलब ताली बजाते हो एक और तरीके से, और दूसरी दफ़ा आप अपने पैटर्न को चेंज कर लेते हो। इसी तरह जब आप कोई गाना गाते हो, ठीक है, कोई या किसी भी पोइम को पढ़ते हो, ठीक है, तो आप उसी रिदम को बरकरार रखते हो, उसी पैटर्न को आपने बरकरार रखना है। हर लाइन पे आपने अपने पैटर्न को चेंज नहीं करना। जैसे गाना गाते हो, एक लाइन आपने जिस पैटर्न से गाई है, ठीक है, दोबारा जब वो लाइन आएगी आपने उसी पैटर्न को मद्देनज़र रखना है। ठीक है, कहाँ पे आपने आवाज़ पे ज़ोर देना है, कहाँ पर नहीं, कहाँ ऊंचा अपने मतलब रिदम को ऊपर लेके जाना है, कब नीचे लेकर आना है। ठीक है, इसी तरह से आपने, यही रिदम होता है कि जिसमें आप अपनी आवाज़ों को, आवाज़ का जो आपका जो पैटर्न है, ठीक है, आवाज़ों का जो आपका पैटर्न है उसको आप मुनज़्ज़म तरीके से तरतीब देते हो। ठीक है, और उसी को बार बार आप रिपीट करते हो। स्ट्रेस इज़ द फोर्स यूज टू प्रोनाउंस वर्ड्स और अ स्लेबल। अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस होता है दबाव। ठीक है, स्ट्रेस क्या है? दबाव डालना। इज़ द फोर्स, स्ट्रेस जो है, दबाव एक ऐसी कुव्वत है यूज जो आप इस्तेमाल करते हो किसी भी लफ्ज़ को अदा करने में, या फिर वर्ड का कोई सिलेबल हो, कोई जुज़ हो। ठीक है, उसको आपने कैसे प्रोनाउंस करना है, किस वर्ड पे, किस सिलेबल पे आपने ज़ोर देना है। ठीक है, और किस पे आपने मतलब ज़्यादा स्ट्रेस करना है, दबाव डालना है। इंटोनेशन पहले भी पढ़ चुके हैं, आवाज़ का उतार चढ़ाव होता है। इंटोनेशन इज़ द वे अ पर्सनस वॉइस राइजेज एंड फॉल्स इन स्पीच। जब आप बात करते हो या जब आप बात करते हो किसी से, ठीक है, कोई स्पीच करते हो, कोई तकरीर करते हो, तो मतलब जब आप किसी से प्यार से बात करते हो तो आपका जो तरीका है बात करने का वो कोई और होता है। ठीक है, जब लड़ाई कर रहे होते हो तब आपका तरीका और होता है। ठीक है, इसी तरह आवाज़ों का जो उतार चढ़ाव है, ठीक है, कभी आप आवाज़ आपकी ऊंची हो जाती है और कभी आपकी आवाज़ जो है वो धीमी हो जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाता है? इंटोनेशन, आवाज़ का उतार चढ़ाव। ठीक है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हो और किसके लिए बात कर रहे हो, आपकी जो बात है उसका मतलब मौजू क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से बात करते हुए जो भी आप अपना लहजा अपनाते हो, ठीक है, जो आपका पैटर्न होता है इसी में भी, तो ये क्या है? इंटोनेशन। अब ये पोएम यहाँ पर दी गई है। 2 little kittens one stormy night began to quarrel and then to fight। अब ये हर किसी का अपना अपना पैटर्न है इसको पढ़ने का। ठीक है, अगर आप रिदम से पढ़ना चाहते हो, जैसे कोई गाना गा रहे हो इस तरीके से, या सीधे तरीके से, जैसे भी आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो उस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हो। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। वकास एंड साद आर फाइटिंग इन द ब्रेक टाइम। ब्रेक टाइम में वकास और साद जो हैं वो लड़ाई कर रहे हैं। टीचर ऑब्जर्व दैम। टीचर ने उन्हें ऑब्जर्व किया एंड सेटल देयर प्रॉब्लम। टीचर उन्हें ऑब्जर्व करती है, उन्हें देखती है और उनके मसले को सेटल करती है, उनके मसले को हल करती है। मिस सादिया अटेंशन। मिस सादिया कहती है अटेंशन, तवज्जो। अटेंशन का मतलब होता है तवज्जो करें, मतलब तवज्जो दें, मेरी तरफ मतवज्जो हो। मिस सादिया अटेंशन स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस क्वारलिंग। आज हम क्वारलिंग, झगड़ने के बारे में, लड़ाई झगड़े के बारे में डिस्कस करेंगे।
इज़ इट गुड टू क्वारल और फाइट विद ईच अदर? क्या ये सही है, क्या ये अच्छा है एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना क्या सही है? मरियम, नो टीचर, नहीं टीचर, वी शुड नॉट क्वारल, हमें नहीं झगड़ना चाहिए। वी शुड बी काइंड टू ईच अदर, हमें एक दूसरे के साथ काइंड होना चाहिए, मतलब शफीक तरीके से, मेहरबानी तरीके के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ मेहरबान होना चाहिए, एक दूसरे के साथ मुखलिस होना चाहिए, अच्छे तरीके से रहना चाहिए। एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उमर, फाइटिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग। उमर कहते हैं फाइटिंग, झगड़ना इज़ नॉट अ गुड थिंग, एक अच्छी चीज़ नहीं है। इट कैन हार्म यू, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मिस सादिया, दैट्स ग्रेट, बहुत खूब। यू बोथ आर राइट, तुम दोनों ठीक हो। यू बोथ आर राइट, तुम दोनों ठीक हो। स्टूडेंट्स, थैंक यू टीचर, आपका शुक्रिया टीचर। रीड द गिवन नॉन वर्बल क्विज विद देयर मीनिंग्स। अब यहाँ पर हम नॉन वर्बल क्विज के बारे में पढ़ेंगे, गैर लफ्ज़ी इशारे। जब हम किसी से बात करने के लिए कोई लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करते, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन के ज़रिए हम अपनी बात दूसरे तक पहुँचाते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को जब हम इस्तेमाल करते हैं। नॉन वर्बल क्विज include facial expressions and body gestures. These are used to communicate without words. वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई है कि जो गैर लफ्ज़ी इशारे होते हैं, इसमें हम अपने चेहरे के एक्सप्रेशन, अपने चेहरे के जो तासरात हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, और अपने जिस्मानी इशारे शामिल करते हैं। जिस्म मतलब जब हम किसी से सलाम लेते हैं तो अपने हाथ को आगे करते हैं। इस तरह से जो हम इस्तेमाल करते हैं, अपने जिस्मानी हालतों को चेंज करके हम एक दूसरे से अपनी बात को शेयर करते हैं। इसमें हम लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, लफ्ज़ों के बगैर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जैसे आप ये देखें, बॉडी कंटेक्ट है हमारा, जिस्मानी राब्ता है ये, एक दूसरे के साथ हम सलाम लेते हैं, शेकिंग हैंड्स। आई मूवमेंट होती है जैसे एक आंख बंद करना, विंकिंग, यानी कि आंख जिस तरह से मारते हैं, ठीक है, आंख मारना। हैंड मूवमेंट है, हाथों का मूवमेंट, आप इशारे से किसी को ऐसे इशारा करते हो, हाथ से अपनी तरफ बुलाते हो, या दूर जाने के लिए कहते हो, या हैंड वेव करते हो, ठीक है, बाय बाय करते हैं आप लोग। ये पोस्चर है, ये हमारी सिचुएशन है बैठने की, जब हम बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं तो कैसे गिरी हुई हालत में हम लोग बैठते हैं, स्लाउचिंग, ठीक है, मतलब शो करते हैं कि मैं बहुत थका हुआ, इस तरीके से बैठते हैं। और अगर हम बाज़-औक़ात बड़े अच्छे तरीके से बैठते हैं, ऐसे शो होता है कि नहीं भी हम बहुत एक्टिव हैं, ठीक है, ये हम अपने पोस्चर से शो करते हैं, अपनी जिस्मानी हालत से शो करते हैं कि हम एक्टिव हैं या कि नहीं हैं। जो भी हम शो करना चाहें वो हमें पता चल ही जाता है कि इस बंदे जिस तरीके से हम बैठे हैं इससे क्या शो हो रहा है, ठीक है, हमारी कौन सी हालत शो हो रही है। जिस तरह के हम अपनी हालतें बनाते हैं, पोस्चर्स बनाते हैं। अपीयरेंस है, आइए आप ये देखें, ये बच्चे की तरफ इसकी मतलब इसको देखकर आपको क्या फ़ील हो रहा है। अनटाइडनेस, यानी कि इसको देख के आपको फ़ील हो रहा है कि ये बच्चा जो है वो बहुत गंदी हालत में है, ठीक है, अनटाइडनेस। रीड द एक्सप्रेशंस विद द गिवन टोन्स। The use of really to express different emotions with different tones. टोन क्या होता है? आपका लहजा होता है। हम कहते नहीं एक दूसरे से, आप मुझसे किस टोन में बात कर रहे हो, उसका मुझसे बात करने की जो उसकी टोन थी वो बिल्कुल सही नहीं थी। इस तरह से हम बात करते हैं ना आपस में कि आप मुझसे किस टोन में बात कर रहे हो, आपका लहजा दुरुस्त नहीं है मुझसे बात करने का। तो टोन क्या होता है? ये हमारा लहजा होता है, बात करने का तरीका होता है। टोन इज़ हाउ अ पर्सन यूज़र, इस टोन वो लहजा है जो एक शख्स इस्तेमाल करता है, अपनी आवाज़ के थ्रू हमें उसके लहजे का पता चलता है, उसके टोन का पता चलता है कि ये मुझसे बात किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। हम रोज़मर्रा अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस तरीके को इस्तेमाल करते हैं। वो एडजस्ट आवर टोन अकॉर्डिंग टू हु वी आर टॉकिंग टू एंड व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। हमारा लहजा जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम किससे बात कर रहे हैं। मतलब हम छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं तो हमारी टोन और होगी, हम किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो हमारा लहजा कुछ और होगा, और हम किससे बात कर रहे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमारा जो है वो टोन, हमारे लहजे का पता चलता है। अनएक्सपेक्टेड, गैर तवक्को, जब कोई गैर तवक्को काम हो जाए हम फिर क्या कहते हैं? ओह रियली, क्या वाकई ऐसा हुआ है, या ऐसा हो सकता है। हैरानी, सरप्राइज, जब हम हैरान होते हैं, सरप्राइज हम कहते हैं रियली आई डोंट बिलीव यू।
मुझे आप पर यकीन नहीं हो रहा। मुझे मतलब जब हम हैरान होते हैं हम कहते हैं कि रियली हकीकतन ऐसा ही हुआ है, मुझे आप पर यकीन नहीं हो रहा, मैं आप पर बिलीव नहीं करता। सैड न्यूज़, जब हम कोई सैड न्यूज़ सुनते हैं तो कहते हैं रियली बट हाउ, लेकिन कैसे, कि लेकिन ये कैसे हुआ। गुड न्यूज़, जब कोई अच्छी खबर सुनते हैं हम कहते हैं रियली हकीकतन, कि रियली वाकई इट्स ग्रेट न्यूज़, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, बहुत ग्रेट न्यूज़ है, अच्छी खबर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हैं। आंसर दिस क्वेश्चंस। व्हाट लेसन डिड द किटन लर्न्स, व्हाट लेसन डिड द किटन लर्न्स, किटन ने क्या सबक सीखा, बिल्ली के बच्चों ने। ये हम दैट के ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द किटन्स लर्नड, द किटन्स बिल्ली के बच्चों ने लर्न सीखा, दैट के दे शुड ऑलवेज अवॉइड फाइटिंग, कि उन्हें हमेशा लड़ाई झगड़े से फाइटिंग बचना चाहिए, बिकॉज क्योंकि इट इज़ हार्मफुल टू अस इन मैनी वेज। ये नहीं ये गलत हो गया मुझसे। पहले क्वेश्चन का आंसर जो है उसमें ये लाइन नहीं आएगी, क्योंकि ये मैं पहले ही लिख लेती हूँ आपके लिए ताकि आसानी हो। हाँ जी, व्हाट लेसन डिड द किटन्स लर्न, किटन्स ने क्या सबक सीखा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। द किटन्स लर्न, बिल्ली के बच्चों ने सीखा, दैट के दे शुड ऑलवेज अवॉइड फाइटिंग, कि उन्हें हमेशा अवॉइड करना चाहिए फाइटिंग से। सिर्फ इतना ही इसका आंसर है। आगे वाई इज़ फाइटिंग अ बैड थिंग, डिस्कस, क्यों बुरी चीज़ है झगड़ना, तो इसको डिस्कस करें। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फाइटिंग इज़ अ बैड थिंग, फाइटिंग झगड़ना बुरी चीज़ है, बुरी बात है। फाइटिंग इज़ अ बैड थिंग बिकॉज, क्योंकि ये इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। फाइटिंग इज़ अ बैड थिंग बिकॉज इट इज़ हार्मफुल टू अस इन मैनी वेज। It may lead to disgrace and physical injuries. ठीक है। How do you relate this poem to your own personal experience? अब इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। This poem, ये poem, this poem reminds me the Eid day when my mother punished me, जब मेरी माँ ने मुझे पनिश किया, सजा दी, for my रूड बिहेवियर विद गेस्ट, मेहमानों के साथ रूड बिहेवियर के लिए, फॉर माई रूड बिहेवियर विद गेस्ट। ठीक है। यहाँ पर है इनफ्रेंशियल क्वेश्चंस, फर्जी सवालात जो होते हैं वो क्या होते हैं। आर दोज इन विच द टेक्स्ट डज नॉट एक्चुअली टेल अस, इसमें जो टेक्स्ट होता है, जो चीज़ हमारे सामने होती है, जो भी स्टोरी है, जो मतन है, जो भी चीज़ दी होती है हमारे सामने पेज पे, एक्चुअली उसमें इन सवालात के जवाबात नहीं होते, ये हमने ख़ुद तलाश करने होते हैं, वो सिर्फ उन चीज़ों को देखकर। बट वी कैन फाइंड द आंसर बाय कंसिडरिंग द हिंट्स, जो हिंट दिए होते हैं, क्लू दिए होते हैं, एंड क्लूज इन द टेक्स्ट इन द लाइट ऑफ आवर ऑन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, अपने इल्म और तजर्बे की बुनियाद पर। इसमें जो मुकम्मल स्टोरी मतलब आपके सामने नहीं होती, जिस तरह हमने ये पोइम पढ़ी है, मुकम्मल स्टोरी आपके सामने नहीं होती। जिस तरह से अब ये पोइम हमने पढ़ी है, यहाँ पर ये पोइम है, ये हमने चीज़ों को देखकर बहुत से इन सवालों के जवाबात ढूंढने हैं। जिस तरह ये सिचुएशंस दी गई हैं, ये जो तस्वीरें बनी हुई हैं, इनको देख के हमने मुकम्मल स्टोरी बनानी है। इसे बाज़ औक़ात इस तरह से पिक्चर्स दे दी जाती हैं और फिर कहा जाता है कि आप इन सवालों के जवाब दो या फिर इससे मुकम्मल स्टोरी बनाओ, सिर्फ इन पिक्चर्स को देखकर। अब व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द पोइम की सेटिंग क्या है। आल्सो टेल विच वर्ड्स, और कौन से वर्ड हैं हेल्प यू, जिन्होंने आपकी मदद की टू अंडरस्टैंड द सेटिंग को समझ में कि ये सेटिंग क्या है। ठीक है, कि ये सेटिंग किस लिए, मतलब ये सेटिंग किस लिए है, ये क्यों की गई है। ठीक है, इसका जो मतलब नज़म है, इसका मंजरनामा क्या है, और इसको सारी जो सिचुएशन दी गई है, इसको समझने में किन लफ्ज़ों ने आपकी मदद की, वो जो वहाँ पर दिए गए हैं। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत है, इसी तरह ही है ना। द पोइम इज़ सेट इन अ हाउस, जो पोइम है वो एक घर में सेट की गई। द पोइम इज़ सेट इन अ हाउस ऑन्ड बाय एन ओल्ड वुमेन, जो एक बूढ़ी औरत का है, ऑन्ड बाय अ ओल्ड वुमेन।
और वर्ड्स वहाँ पे कौन से दिए गए हैं, द वर्ड्स फ्रेजेस लाइक जैसे ओल्ड वुमेन है वहाँ पे, ठीक है, स्वीपिंग, ब्रूम है, आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर, बाय द फायर, आग है वहाँ पर, एट्सेट्रा, इसी तरह की चीज़ें दी गई हैं। इन चीज़ों ने हेल्प अस, हमारी मदद की, अंडरस्टैंड द सेटिंग, सेटिंग को समझने में, हेल्प अस अंडरस्टैंड द सेटिंग। अब यहाँ पर है, डू यू थिंक फाइटिंग इज़ अ गुड और अ बैड थिंग, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब पीछे हमने जो क्वेश्चन आंसर किए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर, जो दूसरे सवाल का जवाब हमने लिखा है ना, जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है वही आपने इसका लिख देना है, ठीक है। व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द पोएम, हाउ डू यू नो, ठीक है। अब मॉरल क्या है स्टोरी का, यहाँ से लिखेंगे हम, द मॉरल ऑफ द पोएम, द मॉरल ऑफ द पोएम इज़ दैट वी शुड ऑलवेज अवॉइड फाइटिंग, कि हमें हमेशा फाइटिंग से अवॉइड करना चाहिए। ये एक लाइन होगी। दूसरी हम लिखेंगे कि वी नो, हम जानते हैं दिस, वी नो दिस बिकॉज इन द पोएम द किटन्स हैड टू सफ़र अ लॉट फॉर देयर फाइटिंग, कि जो किटन्स थे उन्हें अपनी झगड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ जो है वो बर्दाश्त करना पड़ी, ठीक है। रीड द गिवन समरी ऑफ द पोएम, यहाँ पर स्टोरी जो है उसकी पूरी समरी, खुलासा दिया गया है। दिस पोएम इज़ अबाउट टू लिटिल किटन्स, दे बिगेन टू quarrel with each other during a stormy night. One kitten had a mouse and the other kitten had none, so their quarrel began. कि दो बिल्ली के बच्चे थे, उन्होंने एक तूफानी रात में झगड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि एक के पास चूहा था और एक के पास कुछ नहीं था, और यही वजह उनके झगड़ने की बनी। द ओल्ड वुमेन बिकेम एंग्री, बूढ़ी औरत को गुस्सा आया, नाराज हो गई, एंड स्वेप्ट देम आउट ऑफ हर हाउस, उन्हें अपने घर से विद हर ब्रूम, अपने झाड़ू के साथ घर से बाहर धकेल दिया, बाहर निकाल दिया। देन फिर दे रिटर्न वेट एंड कोल्ड, जब वो वापस लौटे तो वो भीगे और सर्दी से भीगे हुए थे, और वेट एंड कोल्ड, तब वो सर्दी में थे, यानी कि भीगे हुए थे। जब वो वापस आए तो वो बहुत सर्द और भीगे हुए थे। दे रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, एंड फेल्ट शेम्ड, और शर्मिंदगी महसूस हुई। दे फाउंड दैट इट इज़ बेटर टू लाई बाय द फायर इन द हाउस दैन टू quarrel एंड फाइट। फिर उन्हें ये एहसास हुआ कि लड़ाई झगड़े से बेहतर था कि वो घर में आग के पास लेटते। दे हैड लर्नड, उन्होंने सीखा दैट के फाइटिंग इज़ अ बैड थिंग, कि झगड़ना बहुत बुरी बात है। सो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड इट, हमेशा इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। रीड द पोएम अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। अब स्टोरी को पढ़ें और जो करेक्ट ऑप्शन है वहाँ पे आपने टिक करना है। The two little kittens fought during a stormy night. The old woman swept the kittens with the broom. The kittens became wet with snow. One kitten had no mouse. They found it much better to lie by the fire. They found it much better to lie by the fire. Read the given words with their meanings. अब वर्ड को उनके मीनिंग के साथ पढ़ना है हमने। Stormy, तूफानी, weather with strong winds and heavy rain or snow, जब बहुत ज़्यादा तूफानी बारिश हो, स्नो हो, हवा बहुत ज़्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं, स्टॉर्मी। quarrel, झगड़ना, टू फाइट, लड़ना। स्वीप, झाड़ू देना, टू क्लीन अ रूम, सरफेस, etc. एटसेट्रा यूजिंग अ ब्रूम, जब हम झाड़ू को इस्तेमाल करते हुए ज़मीन की सतह को साफ़ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्वीप, झाड़ू देना। ब्रूम, झाड़ू। अ लॉन्ग ब्रश, एक लंबा ब्रश होता है, यूज फॉर क्लीनिंग द फ्लोर, जो फर्श को साफ़ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्रैप्ट, रेंगना, मूव स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता मूव करना, विदाउट मेकिंग अ नॉइज, शोर किए बगैर आहिस्ता आहिस्ता जो जैसे हम चलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्रैप्ट, रेंगना। अब यहाँ पर है कि आपने एक पोएम लिखनी है माई पेट कैट के बारे में इन राइमिंग वर्ड्स को यूज़ करते हुए। तो जितनी इसकी एक्सरसाइज हो चुकी है काफ़ी लेंथी है, अगर बच्चे मतलब आपको लगे कि बच्चे एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं तो फिर आप ये करवा सकते हो। एनालॉजी है यहाँ पर, रीड द गिवन एनालॉजीज। एंड एनालॉजी इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू पेयर्स ऑफ वर्ड्स। एनालॉजी क्या है, मुमासलत क्या है, एनालॉजी होता है मुमासलत। अब तशबीह मतलब ये अल्फाज के दो जोड़ों का,
अल्फाज के दो जोड़ों का मुवाजना करना है, अल्फाज के दो जोड़ों का कंपैरिजन करना है, आपस में अल्फाज के दो जोड़ों का कंपैरिजन करना है। टू शो देयर सिमिलरिटीज़, उनकी मुशाबहत को जाहिर करने के लिए। टू शो करने, क्या शो करना है? देयर सिमिलरिटीज़, उनकी मुशाबहत को शो करने के लिए, ताकि उनकी जो मुशाबहतें हैं वो जाहिर की जा सकें। जैसे लीफ है, लीफ इज़ टू ट्री, लीफ पत्ता जो है वो दरख्त के लिए है, पत्ता दरख्त बनाता है। एज पीटल, जैसे, जैसे पीटल जैसे पत्ती, इज़ टू फ्लावर, जैसे पत्ती फूल बनाती है, ठीक है। इसी तरह मिसाल दे सकते हो कि जैसे मुझे जो है वो फल पसंद है, मुझे फल पसंद है जैसे आपको सब्ज़ी पसंद है, ठीक है। जैसे आपको सब्ज़ी पसंद है उसी तरह मुझे क्या पसंद है? मुझे फल पसंद है। इसी तरह कंपैरिजन करना है आपस में दो चीज़ों का। अब यहाँ पर देखें, एप्पल इज़ टू फ्रूट, जैसे एप्पल क्या है? सेब क्या है? ये फल है। एज, जैसे कैरेट इज़ टू वेजिटेबल, और जो कैरेट है, गाजर है, वो क्या है? वो सब्ज़ी है, ठीक है। एप्पल इज़ टू फ्रूट, सेब जो है वो फल के लिए है, जैसे कैरेट जो है, गाजर सब्ज़ी के लिए है। अब टर्टल इज़ टू क्राल, कछुआ रेंगता है, जैसे टर्टल क्या करता है? कछुआ रेंगता है। एज, जैसे फ्रॉग इज़ टू हुप, और जो मेंढक है वो उछलता है, ठीक है। कछुआ रेंगता है, जैसे फ्रॉग जो है वो जंप करता है, हुप करता है, उछलता है। कार इज़ टू रोड, कार जो है वो सड़क के लिए है। कार कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है? सड़क पे। एज, जैसे बोट इज़ टू ओशन, जैसे कश्ती जो है वो समंदर के लिए है, कश्ती समंदर में होती है, समंदर के लिए है, और कार जो है वो सड़क के लिए है। हंग्री इज़ टू ईट, भूखे के लिए क्या है? खाना। एज, जैसे टाइड इज़ टू स्लीप, और थके हारे के लिए क्या है? सोना। अब भूखे को क्या चाहिए? इंसान को भूख लगी हो तो उसे खाना चाहिए, और अगर थका हो तो उसे क्या चाहिए? नींद चाहिए, ठीक है। भूखे के लिए क्या है? खाना, और थके हारे के लिए क्या है? नींद। कंप्लीट द गिवन analogies by choosing the correct words. Cow is a mammal, cow क्या है? mammal है। as, जैसे snake is an reptile. pencil is to write, pencil किस चीज़ के लिए? लिखने के लिए है। as, जैसे scissor is to cut, और कैंची काटने के लिए है। moon is to night, चांद रात के लिए है। as, जैसे sun is to day, और सूरज किसके लिए है? दिन के लिए है। हैट इज़ टू हेड, हैट सर के लिए है। एज, जैसे शूज इज़ टू फुट, और जूते पाँव के लिए हैं। रीड द गिवन सिमिलीज विद देयर मीनिंग एंड sentences. We use similes to compare to different things by using the words like and as. हम चीज़ों को आपस में तशबीह देने के लिए जिस तरह से हम उन्हें लाइक और एस का इस्तेमाल करते हुए हम चीज़ों को एक दूसरे से तशबीह देते हैं, ठीक है। यहाँ पर है जैसे एज ब्लैक एज कोल, इतना काला जितना कि कोयला। कंप्लीटली ब्लैक, मुकम्मल तौर पर काला। हिज न्यू शूज़, उसके नए जूते। आर एज ब्लैक एज कोल, उसके नए जूते इतने काले हैं जितना कि कोयला, कि उसके नए जूते कोयले की तरह काले हैं। ये तशबीह देते हैं हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ। एज ब्रेव एज अ लायन, इतना बहादुर जैसे कि शेर। वेरी ब्रेव, बहुत ब्रेव। माई यंगर ब्रदर इज़ एज ब्रेव एज अ लायन, मेरा जो छोटा भाई है वो इतना बहादुर है जितना कि शेर। ही इज़ अ सोल्जर, वो एक सिपाही है। एज बिजी एज अ बी, शहर की मक्खियों की तरह मसरूफ़ होना। वेरी बिजी, बहुत मसरूफ़। दे आर एज बिजी एज बीज कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, वो अपना काम करने में शहद की मक्खियों की तरह मसरूफ़ हैं। एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, इतना ताकतवर जैसे बैल। वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा मजबूत। ही कैन हिट द बॉल अक्रॉस द फैन, ही कैन हिट, वो बॉल को हिट लगा सकता है, हिट कर सकता है अक्रॉस द फैंस के ऊपर से, बिकॉज क्योंकि ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, क्योंकि वो बैल की तरह ताकतवर है।
हैव आइज लाइक अ हॉक, बाज जैसी आंखें रखना, मतलब हर चीज़ को दूर से देख लेना, बारीकी से हर चीज़ को देख लेना। डिस्क्राइबिंग समवन, किसी ऐसे शख्स को बयान करने के लिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हैव आइज लाइक अ हॉक, बाज जैसी आंखें, कि फ़लाँ की जो हैं वो बाज जैसी आंखें हैं। हम उस शख्स को बयान करने के लिए ये लिखते हैं जो हर चीज़ को बड़ी डिटेल से छोटी चीज़ को भी आराम से देख लेता है। माई फादर इज़ एन इंजीनियर, मेरा बाप एक इंजीनियर है। एंड ही हैज़ आइज लाइक अ हॉक, उसकी आंखें वो बाज जैसी निगाहें रखते हैं, कि उनकी आंखें जो हैं वो बाज जैसी हैं, वो हर चीज़ को आराम से देख लेते हैं, बहुत दूर से देख लेते हैं। मतलब बाज़ चीज़ों का हमें पता नहीं चलता, हमें नज़र नहीं आती, लेकिन जो लोग बाज जैसी आंखें रखते हैं उन्हें हर चीज़ आसानी से नज़र आ जाती है। मतलब डीपली हर चीज़ को जज कर लेना, देख लेना, ऑब्जर्व कर लेना। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। वर्ड्स में जो मिसिंग लेटर हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। सिंबल, हर्बीवोरस, सिंपल है, हर्बीवोरस है, ब्रेवरी है, हंट है, अट्रैक्टिव है। अब यहाँ पर है सिंपल फ्यूचर टेंस, फेल मुस्तकबिल। सिंपल फ्यूचर टेंस है, फेल मुस्तकबिल क्या है? आने वाला ज़माना, जिसमें किसी काम का करना होना आने वाले ज़माने में पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस। ये बहुत ही आसान है। सिंपल फ्यूचर टेंस जो है इसकी उर्दू में पहचान है कि इसमें उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में गा गी गे आएगा, ठीक है। और इंग्लिश में इसकी क्या पहचान है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव मुस्बत जुमले बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम विल शैल लगाएंगे, आई वी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी सबके साथ विल लगाएंगे, ठीक है। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल, आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ही विल कंप्लीट हिज होमवर्क, सना विल टेक केयर ऑफ हर कैट, आई शैल गो टू द पार्क। अब इसका फॉर्मूला देख लें। सब्जेक्ट वही जो मैंने बताया था, सब्जेक्ट विल शैल, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, विल शैल के बाद हमने नॉट लगा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस विल शैल के बाद हमने क्या करना है? नॉट लगा देना है। ही विल नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, सना विल नॉट टेक केयर ऑफ हर कैट, आई शैल नॉट गो टू द पार्क। सब्जेक्ट विल शैल, उसके साथ हम नॉट लगाएंगे और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, सवालिया जुमले बनाने के लिए हम विल शैल को स्टार्ट में ले आएंगे, सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, बाकी सारा पैटर्न वही होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमले बनाने के लिए विल शैल को हम स्टार्ट में ले आएंगे, वो सब्जेक्ट को देखकर हम विल शैल लगाएंगे, आई वी के साथ शैल लाएगा, बाकी सबके साथ विल, ठीक है। विल ही कंप्लीट हिज होमवर्क, और सब में अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। विल ही कंप्लीट हिज होमवर्क, विल सना टेक केयर ऑफ हर कैट, शैल आई गो टू द पार्क। विल शैल स्टार्ट में इसका फॉर्मूला है, विल शैल स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट है, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपने सिंपल फ्यूचर टेंस के जो 5 सेंटेंस हैं अपने से, अपनी मर्जी से कोई भी आप चूज़ कर लो, वो आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। Read the given questions with different forms of be, do and have. अब be, do की जो है यहाँ पर different forms दी गई हैं। Different forms of be, do and have are also used at the start of sentences to ask questions. अब be, do और have की जो different forms हैं, ठीक है, ये verb हैं, इनकी जो different forms हैं, इसको हम सवालात पूछने के लिए सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर दिया गया है। अब बी है तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? बी इज़ आर एम, बी भी फर्स्ट फॉर्म में आता है और इज़ आर एम भी फर्स्ट फॉर्म में आता है, ठीक है। उसकी सेकंड फॉर्म क्या है? वाज वर, सेकंड फॉर्म इसकी क्या है? वाज वर, और थर्ड फॉर्म क्या है? बीन, ठीक है। और डू की फर्स्ट फॉर्म क्या है? डू डज जो है फर्स्ट फॉर्म में आते हैं, और सेकंड फॉर्म क्या है? डिड, और थर्ड फॉर्म क्या है? डन। और इसी तरह हैज़ हैव जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी इसकी हैड है, ठीक है।
अब यहाँ पर है एम आई क्लीनिंग माई रूम। जब हम क्वेश्चन करने के लिए हम इन फॉर्म्स को स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इनके क्वेश्चन फॉर्म में हम किस तरह से इन फॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं, वो सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं। एम आई क्लीनिंग माई रूम? इज दिस कैट हंग्री? आर द किटन्स फाइटिंग? वाज शी स्लीपिंग इन हर रूम? वर द चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज? डू की हैं डू डज फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकेंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म। डज हिना हेल्प यू? डज हिना हेल्प यू? डू दे कम लेट एट नाइट? डिड इट रेन yesterday? अब है हैज़ ही completed his work? हैज़ ही completed his work? have they reached there? had we locked the door? अब दोबारा से देख लें, ये इनकी फर्स्ट फॉर्म है, बी इज़ आर एम फर्स्ट फॉर्म में आएगा, सेकंड फॉर्म है वाज वर, बीन थर्ड फॉर्म है, डू डज फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड, डन थर्ड। इसी तरह हैज़ है फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड और हैड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म को किस तरह से हम इनको क्वेश्चन पूछने के लिए किस तरह से इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है स्टार्ट में, यहाँ पर वो सेंटेंस दिए गए थे। रीड द गिवन पोइम। अब इस पोइम को हमने पढ़ना है एंड राइट इट्स सेंट्रल आइडिया इन योर नोटबुक, और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो हमने लिखना है इस पोइम को पढ़ते हुए। ठीक है। एलिफेंट्स वॉकिंग along the trails are holding hands by holding tails. Trunks and tails are handy things when elephants walk in circus rings. अच्छा जी, अब इसका हमने सेंट्रल आइडिया लिखना है। ये आंसर मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है, सेंट्रल आइडिया। ठीक है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? सेंट्रल आइडिया इसका ये है, सेंट्रल आइडिया टुगेदरनेस। टुगेदरनेस मतलब इत्तेहाद है। सेंट्रल आइडिया टुगेदरनेस एंड यूनिटी इन एलिफेंट्स। ये यूनिटी पाई जाती है, टुगेदरनेस पाई जाती है एलिफेंट्स के दरमियान। सेंट्रल आइडियाज के क्या है? टुगेदरनेस एंड यूनिटी इन एलिफेंट्स इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। एलिफेंट्स वर्क एंड एलिफेंट्स प्ले एंड एलिफेंट्स वॉक एंड फील सो गे एंड व्हेन दे वॉक इट नेवर फेल्स। देयर होल्डिंग हैंड्स बाय होल्डिंग टेल्स। यहाँ पर हाथियों की जो यूनिटी के बारे में बताया गया है कि किस तरह से वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। मतलब जब वो चलते हैं तो एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक लाइन में चलते हैं, खेलते हैं, एक साथ खेलते हैं। और जब वो काम करते हैं, किसी भी सर्कस में काम करते हैं, तो वो एक साथ करते हैं और मिल के करते हैं, और कभी भी वो नाकाम नहीं होते। वो एक दूसरे के मतलब दुम और हाथों को यानी कि मिला के चलते हैं और एक दूसरे को पकड़ के दुम और हाथों को होल्ड करते हुए, पकड़ते हुए एक दूसरे के साथ चलते हैं और सब काम वो मिलकर करते हैं। यहाँ पर हाथियों के इत्तेहाद के बारे में बात की गई है। अच्छा, यहाँ अब उन्होंने कहा है कि राइमिंग वर्ड्स, 3 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स अबाउट रेनबो एंड राइट अ पोएम इन योर नोटबुक। यहाँ पे अब राइमिंग वर्ड के 3 पेयर्स यहाँ पे लिखने हैं, फिर उसी के मुताबिक हमने पोएम लिखनी है। तो ये भी मेरा ख्याल है कि जितनी लेंथ इसकी एक्सरसाइज हो चुकी है, तो इतना सारा काम करवाना तो बच्चों को मुश्किल है। तो अगर आप करवाना चाहो तो आसान से आसान जो है वो राइमिंग वर्ड यूज़ करते हुए पोइम रेनबो के बारे में लिख सकते हो। बहुत सारी बुक्स में है रेनबो के बारे में, 6th क्लास में भी है, शायद किसी और क्लास में भी हो। ठीक है, कहीं में भी आपको जो भी पोइम आसान लगेगी वो आप लिख सकते हो और कर सकते हो। Write a paragraph on how should we take care of our pet animal. Share your views कि हमें अपने जो पेट एनिमल है किस तरह से उनका ख्याल रखना चाहिए, उसके बारे में एक पैराग्राफ है यहाँ पे। We should always be kind to our pet animals. We should always be kind to our pet animals. We should look after all their needs. We should food them properly. We should not be unkind to them. We should take
देम टू एनिमल हॉस्पिटल ऑफ दे फेल इल, जब वो बीमार हो जाए तो हमें उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। आवर पेट एनिमल्स डिज़र्व आवर अटेंशन, डिज़र्व करते हैं आवर अटेंशन, हमारी तवज्जो, एंड लव और मोहब्बत, वी शुड आल्सो प्ले दैम, हमें उनके साथ खेलना भी चाहिए, वी शुड लव दैम, हमें उनसे प्यार करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो बहुत लेंथी थी और जितनी आपको करनी चाहिए वो मैंने करवाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।